वेक्टर हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, वायरस जो है वो एक वेक्टर हो सकता है। तो वेक्टर्स जो है वो अलग-अलग टाइप्स के जो है वो क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने अलग-अलग टाइप्स के वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, उसमें हमने थोड़ा-सा देखा था किसके बारे में, एक PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में हमने देखा था, कि वो जो है वो प्लाज्मिड वेक्टर हमने जो है वो कैसे बनाया है ना? वो मैं प्लाज्मिड डीएनए तो हम एक्सट्रैक्ट करते ही है, उसमें हमने कुछ और सीक्वेंसेस जोड़ी थी, ताकि हम क्या कर सकें, आसानी से जीन ट्रांसफर कर सकें। तो प्लाज्मिड के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था, कि प्लाज्मिड डीएनए क्या है, ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्लाज्मिड वेक्टर्स फॉर प्लांट्स। इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट्स में जो है वो जीन ट्रांसफर करने के लिए कौन-कौन से वेक्टर्स होते हैं, या प्लांट में डिजीज कौन सा वेक्टर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो हम जीन ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक जीन को हम जो है वो दूसरे सेल में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो हमने कहा है कि जीन को ले जाने के लिए किसी डीएनए की जरूरत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर, ठीक है। कॉमन वेक्टर हमने देखा है PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर है। इसके अलावा बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरिया भी वेक्टर्स भी होते हैं, है ना। एक स्पेस नहीं है कि वो प्लांट के लिए वही ले जाएगा या एनिमल के लिए वही ट्रांसफर करेगा। इन जनरल जो है वो सारे वो वेक्टर्स सभी में काम आते हैं। कुछ ऐसे स्पेसीज और भी है जो प्लांट्स में हम जो है वो जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। कौन सा बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डीएनए होगा, बिल्कुल, है ना। तो इस डीएनए के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, प्लाज्मिड डीएनए, और इसका जो प्लाज्मिड है वो कहलाता है टीआई प्लाज्मिड। क्या कहलाता है, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड होने का मतलब ये हुआ, टीआई का मतलब क्या है यहाँ पर, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या लिखा है यहाँ पर, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी कि इस बैक्टीरिया के पास में जो प्लाज्मिड डीएनए है उसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड डीएनए, या टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। टीआई कहाँ लिखा है, तो टीआई लिखा है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की वजह से प्लांट्स में डिजीज होती है। डाइकोट जो प्लांट होते हैं मोस्टली, उनमें डिजीज करता है ये बैक्टीरिया। कौन सी डिजीज करता है, क्राउन गॉल डिजीज, यहाँ पे ट्यूमर डिजीज करता है कौन, ये वाला बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया ट्यूमर डिजीज कैसे कॉज करता है, तो इसके पास में टीआई प्लाज्मिड होता है, और ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, ट्यूमर को इंड्यूस करता है। यानी कि क्या करता है ये प्लाज्मिड, तो नॉर्मल सेल को, कौन से सेल को, नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट करता है, ये ट्यूमर सेल में बदलता है, ठीक है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में नॉर्मल सेल को, नॉर्मल सेल प्लांट सेल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, के द्वारा, है ना। क्यों बैक्टीरिया डिजीज क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें ऐसा प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के पास एक जीन ऐसा है जो क्या करता है, नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट, नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट करता है, तो वो ट्यूमर सेल करता है, ठीक है। तो इस, अब इसमें ना जो जीन जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसपोसोन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोसोन जीन्स होते हैं ना। ट्रांसपोसोन का मतलब क्या होता है, जंपिंग जीन जिसे बोलते हैं। वो जो इसके जो प्लाज्मिड के जो जीन है वो प्लांट क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाते हैं, वहां पर एस्टैब्लिश हो जाते हैं, और फिर वहां पर क्या करते हैं, ट्यूमर इंड्यूस करते हैं। तो हमें ये बात मालूम चल गई कि इस बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड के कारण नॉर्मल सेल को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ट्यूमर सेल में कन्वर्ट किया जाता है। फिर हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को हमने क्या किया, इसका सही यूज किया, है ना। तो इसमें जो ट्यूमर का जो जीन था, उस जीन को हम वहां पर क्या लगा देंगे, डिजायर्ड जीन। क्या लगा देंगे, उस जीन को हटा देंगे हम,
जिस जीन से ट्यूमर सेल हो रहा है उसको तो हम वहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। उसकी जगह पर हम क्या डाल देंगे, डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन का मतलब क्या हुआ, वो जीन जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिजायर्ड जीन बोलते हैं। तो वो डिजायर्ड जीन हम इसकी जगह पर लगा देंगे। तो अब ये क्या करेगा, यही बैक्टीरिया जो डिजीज कर रहा था पहले, अब वो क्या करेगा, उन प्लांट में एक नया कैरेक्टर डेवलप करेगा। जैसे कि बहुत सिंपल सा है, हमने हाई टेम्परेचर को मैनेज करने वाला, या हाई टेम्परेचर में प्लांट सर्वाइव कर सके, अगर हमने ऐसा जीन ट्रांसफर किया है तो फिर वो क्या करेगा, वो प्लांट हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा क्या है, ये जो कॉमनली यूज वेक्टर है इसके लिए, प्लांट्स के लिए। समझ गए इतनी सी बात। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, कॉम्पिटिटिव में बहुत बार क्वेश्चन आता है एंटरोबैक्टीरियम प्यूरिफिकेशन का। ठीक है, कौन सा प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। एक और बैक्टीरिया है एक्सोबैक्टीरियम राइजोजेनेस, और वो क्या उसका प्लाज्मिड होता है आरआई प्लाज्मिड। ठीक है, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, वो भी आपको ध्यान रखना है केवल नाम। और ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है क्या है, ये बैक्टीरिया है, डिजीज करता है प्लांट में। इसकी वजह से, इस प्लाज्मिड की वजह से क्या डिजीज होती है, तो नॉर्मल सेल प्लांट सेल जो है वो ट्यूमर प्लांट सेल में बदल जाती है। तो हम उस जीन को डिजायर्ड जीन के द्वारा रिप्लेस करेंगे, तो अब वही प्लाज्मिड क्या करेगा, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्लांट को प्रोवाइड करेगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब तो बायोलॉजिकल टूल्स में हमने पहले एंजाइम्स पढ़ा, दूसरा हमने क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़े, अब तीसरा है कॉम्पिटेंट होस्ट। तीसरा क्या है, कॉम्पिटेंट होस्ट। देखिए इसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है, तो हमने कोई रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया, डिजायर्ड जीन को प्लाज्मिड में डाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया, फिर हम उसको क्या करेंगे, किसी होस्ट सेल में डाल देंगे। ठीक है, कॉमनली यूज्ड जो होस्ट होते हैं वो कौन से हैं, ई कोलाई। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है, कोई भी सेल, प्लांट सेल भी हो सकता है, वो एनिमल सेल भी हो सकता है, और होस्ट एक बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। यानी कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया है, उस डीएनए को हम जो है वो किस में ट्रांसफर करते हैं, होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। वो होस्ट एक प्लांट सेल भी हो सकता है, एक एनिमल सेल भी हो सकता है, एक बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। कॉमनली यूज्ड होस्ट क्या है, ई कोलाई। तो ये तो हमारे पास किसकी बात थी, बायोलॉजिकल टूल्स के बारे में हमने पढ़ा। क्लियर है, यहाँ तक एक पार्ट पूरा हो गया। टूल्स पढ़ रहे हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या शुरू किया है, टूल्स पढ़ना शुरू किया है। टूल्स में हमने बायोलॉजिकल टूल्स पढ़ लिए। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं टूल्स में, वो है डिवाइसेस। किसकी बात कर रहे हैं हम, डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी में कई सारी टेक्निक्स हम इन्वॉल्व करते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग क्या चाहिए, डिवाइसेस की भी जरूरत होती है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी जो हमारी जो नई बुक है, इसमें ये सेपरेट टॉपिक नहीं दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे रखा है बेसिक। ठीक है, और जरूरी है हमें इसके बारे में पढ़ना। पुरानी एनसीईआरटी में इसका सेपरेट टॉपिक है, लेकिन अभी जो है वो सेपरेट टॉपिक नहीं है, उसी में इंक्लूड किया हुआ है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो हम क्या करते हैं इसमें, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट्स को है
सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास कोई डीएनए है, ये हमारे पास क्या है, डीएनए, और ये कौन सा डीएनए, ये हमारे पास डिजायर्ड डीएनए। कौन सा डीएनए, ये डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए मतलब इससे हमें कोई जीन निकालना है, तो अब हमें इससे जीन निकालना है तो हम डायरेक्टली तो कोई जीन खींच के निकाल नहीं सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले कट करना पड़ेगा, है ना। फिर कट कर दिया तो आप कट कर दिया तो ऐसा थोड़ी है कि वो फिक्स एक ही वहां से सेगमेंट कट होगा, कट तो स्पेसिफिक जगह से ही करता है। ठीक है, कट तो वो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ही कट करेगा। जब उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेगा तो उसके क्या बनेंगे, कई सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। 2.2 मीटर लंबा डीएनए जो है उसके ऊपर हम एंजाइम से एक्शन लगाएंगे तो वो कई सारे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। अब हमारे पास इतने सारे फ्रेगमेंट्स आए हैं, तो हमें तो कोई एक फ्रेगमेंट चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही फ्रेगमेंट चाहिए, तो हम इनको क्या करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे। ठीक है, और सेपरेट किस टेक्निक के द्वारा किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। समझ गए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ये क्या है, जो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए ये इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इसमें यहाँ पर बॉक्स है, इसमें हम यहाँ पर क्या, ये जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है। करना क्या है हमें, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट किया जाता है। एक तरफ पॉजिटिव पार्ट है, एनोड लगा हुआ होता है, एनोड इलेक्ट्रोड, और दूसरा होंगे नेगेटिव। तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तभी ये वर्क करता है। इसमें यहाँ पर क्या किया जाता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाला जाता है। किसको डाला जाता है, यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, फिर आपको पता है कि डीएनए का चार्ज कैसा होता है, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना। नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा रहता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने इसके अंदर डाला है। अब जो है वो हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव की तरह यहाँ पर मूव करते हैं। और ये जो है, ये जो मैट्रिक्स जो आपको नजर आ रही है, इसमें क्या भरा जाता है, तो इसमें एगरोस जेल भरा जाता है। इसमें यहाँ पर जो है वो क्या भरा जाता है, एक जेल भरा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एगरोस जेल बोलते हैं। और ये एगरोस जेल कहाँ से लिया जाता है, तो ये सीवीड से मिलता है ना, समुद्री घास से जो है वो क्या मिलता है हमें, एगरोस जेल मिलता है। तो इसमें क्या डाला जाता है, एगरोस जेल डाला जाता है। ठीक है, एगरोस जेल में क्या होती है, सीविंग प्रॉपर्टी होती है, चलने की तरह वो चाहता है ना। तो यहाँ से जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। जो फ्रेगमेंट छोटा होगा वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, जो फ्रेगमेंट बड़े हैं वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं,
सेपरेट हो जाते हैं, सारे फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज किया जाता है, जिसके अंदर एग्रोस जेल भरा जाता है। एग्रोस जेल कहाँ से लेते हैं हम? सीवीड से मिलता है ये एग्रोस जेल। एनोड की तरफ मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स। स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कम जो बड़े जो फ्रेगमेंट्स है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें नजर नहीं आते। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसकी स्टेनिंग करते हैं। और यहाँ पर स्टेनिंग करने के लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज में लेते हैं? इथिलियम ब्रोमाइड। कौन सा कंपाउंड यूज में लेंगे? इथिलियम ब्रोमाइड कंपाउंड हम यूज में लेते हैं डीएनए फ्रेगमेंट की स्टेनिंग के लिए। ठीक है, ये कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथिलियम ब्रोमाइड। तो इथिलियम ब्रोमाइड से हम क्या करेंगे? स्टेन करेंगे। इथिलियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद हम यूवी रेडिएशंस में देखेंगे इसको। तो यहाँ पर जो ये जो बैंड्स जो है डीएनए बैंड्स, ये कैसे नजर आएंगे? ऑरेंज कलर के बैंड नजर आएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। ऑरेंज कलर बैंड्स नजर आएंगे। ठीक है, यूवी रेडिएशन इथिलियम ब्रोमाइड से स्टेन किया, यूवी रेडिएशंस गिराकर हमने देखा तो कैसे बैंड्स नजर आते हैं? ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है वो डीएनए बैंड्स को एग्रोस जेल से निकालते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिल्यूशन कहते हैं। डिल्यूशन क्या है? तो एग्रोस जेल से जो डीएनए फ्रेगमेंट जो है उनको हम क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिल्यूशन कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है किसको? डीएनए फ्रेगमेंट्स को। समझ गए? चलते हैं आगे। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर चैप्टर एक ही है बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। अकेला चैप्टर कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस नॉर्मल है, नीट में ले जाएगा आसानी से। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास एंजाइम्स का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारे पास प्लाज्मिड का, और तीसरा क्वेश्चन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पीसीआर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में बहुत अच्छा दे रखा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? तो पहले तो हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या किया है? सेपरेट किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है या एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को या डीएनए फ्रेगमेंट्स को या उनके डीएनए को हम क्या कर सकते हैं? एम्प्लीफाइड कर सकते हैं। क्या किया जाता है यहाँ पर? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स का एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब हुआ कि एक डीएनए फ्रेगमेंट से कई सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाना क्या कहलाता है? एम्प्लीफिकेशन। डिजायर्ड डीएनए वही जो स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है या वो फ्रेगमेंट जो हमें प्लाज्मिड के साथ में ऐड करना है। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट किसके द्वारा पूरा किया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। कि एक डीएनए से कई सारी डीएनए कॉपीज किससे बनाई जाती है? पीसीआर टेक्निक से एक डीएनए से कई सारी डीएनए कॉपीज बनाई जाती है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई यहाँ पर पीसीआर क्या है? तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये जो टेक्निक है वो 1985 में किसके द्वारा डेवलप की गई? कैरी मूविस के द्वारा। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है,
कैरी मूलिस के द्वारा 1985 में ये टेक्निक डेवलप किया गया, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब किन किन चीजों की यहाँ पर जरूरत होती है पीसीआर के लिए? तो डीएनए टेम्पलेट यानी कि जिस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनानी है तो वो डीएनए चाहिए हमें। रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं कि पीसीआर के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो डीएनए टेम्पलेट की जरूरत होती है। दूसरा, प्राइमर्स की जरूरत होती है। आपने प्राइमर्स का नाम दूसरी बार सुन रहे हो आप, पहली बार आपने कब पढ़ा था? तो डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्राइमर्स क्या है? तो क्या होते हैं? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। ऑलिगो का मतलब हो गया 2 से 10, ठीक है, तो 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड वाले सीक्वेंस वाले जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम प्राइमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड वाले फ्रेगमेंट्स जो है वो हमें जरूरत होती है उनकी। तीसरी क्या है? तीसरी चीज तो हमारे पास है एंजाइम्स। तीसरा क्या चाहिए हमें? इसके लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट्स की कई सारी कॉपीज बनाने के लिए। पहला तो है डीएनए टेम्पलेट, जिस डीएनए को हमें क्या करना है? कई सारी कॉपीज बनानी है, वो डीएनए। दूसरा, प्राइमर्स 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमर्स बोलते हैं। और तीसरी चीज है एंजाइम्स की जरूरत होती है। पीसीआर क्या है? तो ऐसा टेक्निक है जिसमें हम एक फ्रेगमेंट से कई सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं। समझ आ रहा है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें पीसीआर में स्टेप्स ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की स्टेप्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि एक डीएनए फ्रेगमेंट से बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे बनेंगे। पहला है स्टेप होता है इसमें डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? तो एक डीएनए फ्रेगमेंट जो होता है, डीएनए फ्रेगमेंट जो होता है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है। यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। डीनेचुरेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है उसके क्या तोड़े जाएंगे? एच बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे, और एच बॉन्ड्स तोड़ने से वहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए हमारे पास ये डीएनए आपको मालूम ही है डबल स्टैंडर्ड होता है। पोलैरिटी लिखी मैंने 5' to 3' और 3' to 5'। ये हमारे पास क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होगा? ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसके एच बॉन्ड टूट जाएंगे। एच बॉन्ड तोड़ेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? तो हायर टेम्परेचर देंगे। क्या करेंगे? हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। कितना टेम्परेचर? तो लगभग 95 से 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। कितने टाइम के लिए? तो 15 सेकंड्स के लिए 95 से 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे डीएनए जो होता है वो किसमें टूट जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप पीसीआर का क्या हुआ? डीनेचुरेशन। क्लियर है किसी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीआर, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है।
जेन वेक्टर फ्लक्स तो अपनी बुक में अच्छे से दे ले रखा है, तो इसका क्वेश्चन अच्छा है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा स्टेप है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो क्या हो गया, डीनेचुरेशन। सेकंड स्टेप है एनेलिंग। अब एनेलिंग में क्या होता है, तो एनेलिंग में हम क्या करते हैं, तो एनेलिंग में क्या किया जाता है, जो 3 डैश एंड होता है, कौन सा एंड होता है, 3 डैश एंड, वहां पर हम क्या करते हैं, प्राइमर्स को ऐड करते हैं। प्राइमर्स को ऐड कहां पर करेंगे, 3 डैश एंड पर प्राइमर्स को ऐड किया जाता है। दूसरा क्या है, स्टेप एनेलिंग। इसमें टेम्परेचर, कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 40 to 60 डिग्री टेम्परेचर। 3 डैश एंड पर क्या करते हैं हम, तो प्राइमर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 3 डैश एंड कहां पर है, एक तो ये रहा 3 डैश एंड, दूसरा ये रहा। तो हम क्या करेंगे, 3 डैश एंड पर क्या किए जाते हैं, प्राइमर्स को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, प्राइमर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, यानी कि छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने जोड़ दिया दोनों तरफ, 3 डैश एंड पर हमने जोड़ दिया, दोनों जो सिंगल स्टैंडर्ड जो हमारे पास फ्रेगमेंट थे उनके ऊपर हमने 3 डैश एंड पर क्या जोड़ दिए, प्राइमर्स को हमने ऐड कर दिया। कहां पर, 3 डैश एंड पर। समझ गए। अब आपको पता है कि कभी भी रेप्लिकेशन जो होता है वो कहां से कौन सी दिशा में होता है, तो 5 डैश एंड से 3 डैश एंड की तरफ चलता है ना। आपने रेप्लिकेशन फॉर्म में भी अच्छे से पढ़ा है, और अभी यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि 3 डैश एंड पर क्यों जोड़ा गया है, तो 5 डैश एंड से 3 डैश की तरफ क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, इसलिए इनको 3 डैश एंड पर जोड़ा गया है। इनको प्राइमर्स को जोड़ा है हमने। प्राइमर्स क्या है, तो छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स। दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, एनेलिंग, जिसमें हमने 3 डैश एंड पर प्राइमर्स को जोड़ा है। अब आपको पता है जोड़ने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ी होगी। कोई बता सकता है कि आप कौन सी एंजाइम यूज में ली होगी जोड़ने के लिए, कोई भी। अरे जिंदा हो क्या, कौन सा जो है वो हमने एंजाइम यूज में लिया होगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। सभी को मालूम है या किसी को मालूम नहीं है, कौन सा एंजाइम हमने यूज में लिया होगा, किसके लिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। कौन सा एंजाइम हमने यूज में लिया होगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। कौन सा एंजाइम यूज में लिया है, अरे इतना धीरे बोल रहे, आवाज ही नहीं आ रही है। डीएनए लाइगेज एंजाइम हमने यूज में लिया है, किसके लिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है, पॉलीमराइजेशन। क्या होता है इसमें, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो प्राइमर्स जुड़े हैं इनको क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। किसकी मदद से, तो आपको हमेशा मालूम है डीएनए प्राइमर्स को कौन एक्सटेंड करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हम काम में लेंगे यहाँ पर, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से जो डीएनए प्राइमर्स थे उनको एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में आता है, कौन सा एंजाइम काम में आता है इसमें, टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम में आता है, किसके लिए, एक्सटेंशन के लिए। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, तो ये एक थर्मोस्टेबल
एंजाइम क्या है ये? थर्मोस्टेबल एंजाइम। थर्मोस्टेबल होने का मतलब कि ये जो एंजाइम है ये हायर टेम्परेचर में एक्टिव रहता है। कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज एंजाइम। किस ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है? ये होता है बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है, जो कि थर्मोस्टेबल एंजाइम है, हायर टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, इसीलिए इस एंजाइम को पीसीआर में यूज किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक्सटेंड करने का काम करता है। तो आपने देखा जब हमने पहली बार जो डीएनए बनाया था वो एक डीएनए था और पीसीआर खत्म हो गया, हमारे पास कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए। एक डीएनए से हम बहुत सारे डीएनए कब बनाते हैं? पीसीआर टेक्निक से बनाते हैं। समझ गए? 2n में इसकी कॉपी बनती जाएगी। समझ गए? जैसे 2 साइकिल में 4 5 तो ऐसे 2n में जो है कई सारी कॉपी बनती जाएगी 2n के हिसाब से। पहली बार 2 बने, अगली बार 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, ऐसे। ठीक है, तो लगभग 30 साइकिल्स के बाद तो बिलियंस कॉपीज यहाँ पर तैयार हो जाती है ना। मशीन में क्या किए जाते हैं? डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले जाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? डीएनए फ्रेगमेंट्स की कई सारी कॉपी बन जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे लिया जाता है? ठीक है, तो इस तरह से पीसीआर खत्म हुआ, एक डीएनए फ्रेगमेंट से बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं। डीनेचुरेशन, एनेलिंग और तीसरा था हमारे पास एक्सटेंशन। बहुत ही सिंपल था लेकिन एग्जाम में आएगा जरूर और याद भी रखना है। एंजाइम्स कौन से थे और कितना टेम्परेचर था। तो इस तरह से हमने टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की लिए किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। ठीक है, एक बार फिर से स्टार्ट वाले चैप्टर पोर्शन पे चले जाते हैं। मैंने बताया था कि एक डीएनए है, इसके पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है, हमको ये वाला डीएनए है जिसके पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, तो इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करके इससे कुछ और बनाना है। जैसे ये प्रोटीन बनाने वाला है, हमें इस डब्बे में प्रोटीन चाहिए, ठीक है, तो अब इतना सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो ये प्लाज्मिड बना तो फिर इसको किसी और होस्ट में डालना पड़ेगा, फिर वो क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। ये चीज जो है ना, ये हम कैसे बना रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब डीएनए में कुछ जीन ऐड या डिलीट किए गए, समझ रहे हैं? अब हम इनके स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ये जो बताया। फर्स्ट स्टेप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना, ठीक है। यानी कि जैसे कि अब ये इंसान है, इसके पास क्या है? डिजायर्ड डीएनए, मतलब हमें इसका कोई जीन चाहिए, ठीक है। तो फिर इससे क्या करेगा? इससे क्या करना पड़ेगा? हमें पहले डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इससे पहले इससे डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। डीएनए कहाँ पर होगा?
तो हमें सेल के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, सेल में जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा हमको, न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के पास गए, फिर हमें वहां पर क्या मिलेगा न्यूक्लियस में, तो डीएनए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, आरएनए मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। तो हमें तो क्या चाहिए, केवल डीएनए चाहिए, जबकि वहां पर तो बहुत सारी चीजें और भी होगी, तो उन सबको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, है ना। डीएनए को उन चीजों से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो क्या अलग करेंगे, जैसे मान लो वहां पर आरएनए है, तो उसको हम किससे हटाएंगे, राइबो न्यूक्लियस से हम उसको हटाएंगे। राइबो न्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे तो आरएनए क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। वहां पर प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, एंजाइम का यूज करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर क्या बच जाएगा वहां पर, डीएनए बच जाएगा। उस डीएनए को फिर हम क्या कराएंगे, प्रेसिपिटेट। ठीक है, कैसे करवाएंगे प्रेसिपिटेट डीएनए का, तो चिल्ड इथेनॉल ऐड करके, डीएनए प्योरीफाइड डीएनए, डीएनए अलग कर लिया हमने, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे, डीएनए क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। तो पहला स्टेप था हमारे पास आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो इस तरह से हम जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। समझ गए इतनी सी बात, आपको मालूम चल रहा है ना ये एंजाइम किस कैसे यूज में, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, जिस कंपोनेंट को हटाना है वहां पर उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम यूज में लेंगे। आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीन है तो प्रोटीएजेज। ठीक है ना, ये पहले भी आपने पढ़ा है कहां पर, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, मैक्री वाला ना, एवेरी मैक्री और मैकार्टी ने जो बायोकेमिकल नेचर फाइंड किया था डीएनए का, उसके लिए वहां पर भी आपने इसी तरह से एंजाइम यूज में किए थे, और यहाँ पर भी हम कोई एंजाइम यूज में ले रहे हैं। समझ गए। अब मुझे काम मान लो ह्यूमन था या एनिमल था, तो ये काम आसान हो गया थोड़ा सा। अगर इसकी जगह पर कोई प्लांट होता अगर इसकी जगह पर कोई प्लांट होता तो फिर क्या करते, इसकी सेल वॉल, एनिमल में तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होते तो आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया है, एनर्जी दी तो। अब प्लांट सेल होगी तो पहले क्या करनी पड़ेगी, उसकी सेल वॉल को डैमेज करना पड़ेगा। सेल वॉल को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत होगी, फिर से एंजाइम की जरूरत होगी। अगर प्लांट सेल है तो कौन से एंजाइम लेंगे, सेलुलोज एंजाइम। फंजाई है तो कौन सा एंजाइम लेंगे, किसी को पता है क्या, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, किसी को मालूम है क्या फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, एक्टिन। वेरी गुड, काइटिन बोला है ना, तो काइटिनेज एंजाइम यूज में लेंगे। फिर उसके बाद फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है तो क्या एंजाइम यूज में लेंगे हम, काइटिनेज एंजाइम। प्लांट का सेलुलोज की है तो क्या लेंगे हम, सेलुलेज एंजाइम। बैक्टीरिया की है तो क्या लेंगे हम, लाइसोजाइम एंजाइम यूज में लेंगे। क्लियर है किसी चीज, तो पहला हमने क्या किया, डीएनए आइसोलेट किया। चलो डीएनए हमने निकाल लिया, समझ में पहली चीज, डीएनए आइसोलेट कर लिया। दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए। हमने डीएनए तो निकाल लिया सेल से, अब क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा इस डीएनए को। तो हम क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे। डीएनए को कट किससे कट किया जाता है, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स से। इससे मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम क्या करेंगे, जो आइसोलेट किया हुआ जो डीएनए है उसको हम जो है वो क्या करेंगे, काटेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कटिंग ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। थर्ड स्टेप क्या है,
तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ये क्या है हमारे पास थर्ड स्टेप, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। हमने सॉरी थर्ड स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। थर्ड स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। बहुत सारे टुकड़े हुए डीएनए के, फिर हम क्या करेंगे, डीएनए को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट किससे करेंगे, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या है, एम्प्लीफिकेशन। फोर्थ स्टेप क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स की कई सारी कॉपीज बनाई जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात, ये फोर्थ स्टेप हुआ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए को एम्प्लीफाई किससे करेंगे, तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। अब अपन ने एम्प्लीफाइड कर दिया डीएनए फ्रेगमेंट को। फिफ्थ स्टेप, लाइगेशन ऑफ desired DNA fragment into, इनको लिख लेना है ना, दिया हुआ है बुक में, लेकिन 2-3 स्टेप मिक्स करके दिए हुए, सारे सेपरेट सेपरेट नहीं दिए हुए। लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर डीएनए, ठीक है ना, वेक्टर डीएनए के अंदर डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर डीएनए। हमने सेपरेट कर लिया डीएनए, जो हमें फ्रेगमेंट ऐड करना है उसको हमने सेपरेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर डीएनए, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर डीएनए। जिस तरह से हमने इस जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया है, उसी तरह से हम वेक्टर डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, है ना, उसी तरह से आइसोलेट करेंगे। और पीडीआर 322 है तो फिर वो कहां पर मिलेगा, जीनोमिक लाइब्रेरी से। और ये डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट भी हमें डायरेक्टली कहां से मिल सकता है, जीनोमिक लाइब्रेरी से, मतलब जीन लाइब्रेरी से। जीन लाइब्रेरी में पहले ये काम तो किया ही जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमने वेक्टर डीएनए को आइसोलेट किया, फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर डीएनए को भी क्या करेंगे, कट करेंगे। वेक्टर डीएनए को क्या किया, यहाँ पर कट कर दिया, ठीक है। जिस एंजाइम से इसको काटा था, उसी एंजाइम से हम किसको काटेंगे, वेक्टर डीएनए को भी उसी एंजाइम से काटेंगे। फिर हमने लिखा है लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। लाइगेशन का मतलब क्या, जोड़ना। तो हमारे पास ये जो वेक्टर डीएनए है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, इसको हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं, इसको हम काइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं। समझ गए, स्टेप क्या था, तो लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर डीएनए। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को हमने किसके साथ में जोड़ा है, वेक्टर डीएनए के साथ में। दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा गया है और फिर उसके बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से उसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो फिफ्थ स्टेप कौन सा हुआ, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर डीएनए। समझ गए, तो ये तो हमारे पास था फिफ्थ स्टेप। नेक्स्ट, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने क्या कर दिया, वेक्टर डीएनए में जोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ट्रांसफर टू कंपिटेंट होस्ट। यानी जब हम क्या कर रहे हैं, इसको ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डाल रहे हैं, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं।
होस्ट सेल में ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि जिस डीएनए को जरूरत थी उस फ्रेगमेंट की, उसको उस ऑर्गेनिज्म में जोड़ा जा रहा है। तो जिस ऑर्गेनिज्म को उस फ्रेगमेंट की जरूरत थी उसको उस ऑर्गेनिज्म में डाला जा रहा है। समझ गए? कंपिटेंट होस्ट या कंपिटेंट सेल या क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जा रहा है, कंपिटेंट होस्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है। होस्ट का मतलब क्या हुआ? जिस सेल को उस डिजायर्ड फ्रेगमेंट की जरूरत थी, अब उसमें वहां पर उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। वो डीएनए पूरा का पूरा उसमें ऐड हो जाएगा और उसके डीएनए के साथ जब उसमें ऐड हो जाएगा तो फिर क्या करेगा वो? उसमें उस जीन का वो फंक्शन उसमें शुरू हो जाएगा सेल में ना, जिस सेल में हम ट्रांसफर करें। समझ गया ना बात को कि हम क्या पढ़ रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए। तो ट्रांसफर टू कंपिटेंट होस्ट, जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाएगा। समझ गए? तो अब देखो, कोई भी होस्ट सेल है तो डायरेक्ट तो डीएनए कैसे ट्रांसफर करेंगे? जो हमने जो रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड बनाया जो है इसको डायरेक्ट कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? मतलब डायरेक्ट तो ट्रांसफर होगा नहीं अपने आप को, क्योंकि डीएनए कैसा है? एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल? एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? तो वाटर लविंग पार्ट। सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो लिपिड की तो ज्यादा होती है और प्रोटीन तो क्या डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है, तो डायरेक्टली मूव कर नहीं सकता डीएनए सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वरना तो कुछ जरूरत ही नहीं है। ये कंपिटेंट क्यों लिखा है बार बार? होस्ट की क्या नहीं बोल रहे, कंपिटेंट होस्ट क्या बोल रहा हूँ? कंपिटेंसी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ द सेल टू टेक द फॉरेन मॉलिक्यूल, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंसी कहते हैं ना। फॉरेन मॉलिक्यूल हुआ प्लाज्मिड डीएनए, तो कॉम्पिटेंट होस्ट इसलिए बोलते हैं कि वो जो सेल जो है उसको पहले क्या किया गया है, उसमें एबिलिटी डेवलप की गई है कि वो दूसरा फॉरेन मॉलिक्यूल उसमें ले सके, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट। समझ रहे हैं ना? नहीं तो होस्ट ही लिखते सीधा था, कॉम्पिटेंट होस्ट का लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, तो आसानी से एंटर नहीं करेगा। तो क्या किया जाएगा? उस सेल का सबसे पहले डाइवेलेंट कैल्शियम के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके साथ कैल्शियम आयन के साथ में इसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। फिर उसके बाद उसको किस पे रखा जाएगा? आइस पर रखा जाएगा। फिर उसके बाद उसको बहुत कम समय के लिए उसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाएगा। फिर वापस से उसको आइस पर रखा जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि वो जो डीएनए जो है, वो जो सेल जो है वो क्या करेगा? डीएनए मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएंगे? तो पोर्स डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे? लार्ज साइज पोर्स डेवलप हो जाएंगे, जिससे डीएनए मॉलिक्यूल एंटर कर जाएगा। ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या कहलाएगा? हीट शॉक ट्रीटमेंट। पहले भी बता चुका हूँ, बायोटेक्नोलॉजी से नीट में क्वेश्चन आते हैं और ये भी एक क्वेश्चन था, हीट शॉक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट से वो कॉम्पिटेंट बनाया जाएगा उसको, किसको? होस्ट सेल को। समझ गए किसी बात? तो अब किसमें ट्रांसफर कर दिया हमने उसको? होस्ट सेल के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। जो हमने रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड तैयार किया था उसको हमने किसमें ट्रांसफर किया? किसी होस्ट सेल में हमने ट्रांसफर कर दिया। समझ गए ना बात कि हमने जो प्लाज्मिड बनाया था, जो तैयार किया था, उस प्लाज्मिड को हमने किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये तो केमिकल मेथड था होस्ट सेल में ट्रांसफर करने का। फिजिकल मेथड क्या है? तो डायरेक्टली कोई होस्ट सेल है उसके न्यूक्लियस में हम डायरेक्टली इंजेक्शन दे सकते हैं, किसका? डिजायर्ड डीएनए का, है ना। डिजायर्ड डीएनए का डायरेक्ट इंजेक्शन दे दो उसके न्यूक्लियस में तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या है? तो बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक
या उसे बोलते हैं जीन गन मेथड। ठीक है, जीन गन, बायोलॉजिस्टिक या जीन गन। तो इससे क्या किया जाता है, तो इससे भी जो है वो डिजायर्ड जीन सेल में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। तो ये फिजिकल मेथड हुई किसके, होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए, किसको, डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए। समझ गए ना, माइक्रो इंजेक्शन और बायोलॉजिस्टिक या जीन गन मेथड। ठीक है, आपको नाम ध्यान में रखने हैं, जिसमें डायरेक्ट जीन को, डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन में बहुत छोटी सी नीडल होती है, उससे न्यूक्लियस में इंजेक्शन दिया जाता है। और बायोलॉजिस्टिक जीन गन मेथड में जो है वो क्या किया जाता है, हाई वेलोसिटी टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल के साथ में डीएनए को कोट करते हैं। कोट करने के बाद उसको मशीन से जो है वो क्या किया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। नेट पे देखना बहुत अच्छे से नजर आएगा, बायोलॉजिस्टिक या जीन गन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, नाम ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, किसके साथ में कोट किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो गोल्ड और टंगस्टन के साथ में डीएनए मॉलिक्यूल की कोटिंग करवाई जाती है और फिर उसके बाद उसको जीन गन मेथड से ट्रांसफर किया जाता है। समझ गए आप? तो हमने ट्रांसफॉर्म किसमें कर दिया, वो प्लाज्मिड होस्ट में ट्रांसफर कर दिया। फिर होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद शायद 7th स्टेप लिए सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल का क्या करना है, अब हमें सिलेक्शन करना है। देखो आप ध्यान से थोड़ा एक्टिव हो जाना अभी इस टॉपिक में, ठीक है ना, पहले ही बता देता हूँ, वरना बाद में बोलोगे आप सर आप ही पढ़ रहे थे ऑनलाइन, हमने तो पढ़ाया ही नहीं। सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर हमने पहले पढ़ा था कि सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए प्लाज्मिड के पास। अब इसका यूज पढ़ते हैं सेलेक्टेबल मार्कर का, कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है और क्या यूज है इनका। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आपने होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, अब क्या करना है, सिलेक्शन करना है कि ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सेल ट्रांसफॉर्म सेल है या नहीं। जिसके पास में, जिस सेल के पास में डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। जिसके पास नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। तो एक तरह से हम यहाँ पर किसका सिलेक्शन कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट का। किसका सिलेक्शन करना है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का। देखो प्रोसेस पूरा स्टार्ट तक जा रहा है, फिर से ध्यान में रखना है कि हम 7th स्टेप में चल रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। अब हमें ट्रांसफॉर्म सेल का सिलेक्शन करना है। देखो हमारे पास ये क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। क्या ये प्लाज्मिड डीएनए, इस प्लाज्मिड के पास में क्या होंगे, सेलेक्टेबल मार्कर। क्या है इसके पास, सेलेक्टेबल मार्कर। और सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में इसके पास क्या है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके पास में होंगे। PBR322 याद करो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन बनाया था, इधर AMPR इधर TETR बनाया था, तो उसके पास में क्या है, AMP वाला जीन भी है। इसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लाज्मिड है इसमें ये जो फ्रेगमेंट है इसकी वजह से एम्पिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है वो। और इधर हमने टेट्रासाइक्लिन बनाया तो क्या कहा है, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। कौन सा, ये प्लाज्मिड। ठीक है, अब आपने देखा था उस दिन कि यहाँ पर हमने एंजाइम्स लिखे थे ऐसे, हमने जो है वो जो भी एंजाइम जो है वो हमने यहाँ पर लिखे थे ना एंजाइम। कौन से एंजाइम लिखे थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम लिखे थे।
देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम लिखे थे, मतलब वो एंजाइम इस फ्रेगमेंट को क्या कर सकता है, कट कर सकता है। ठीक है, तो अब हमें ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट करना है, यानी कि हम किसका क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेलेक्ट कैसे करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट्स कौन से और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कौन से। तो ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है इसके पास। ठीक है, अब क्या किया हमने क्या किया है, ये जो था ना एम्पिसिलिन वाला, इसको तो हटा दिया, इसकी जगह पर इस प्लाज्मिड में अपना जीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, डिजायर्ड जीन हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। देखो एम्प्लीफिकेशन किया हमने जीन का, क्या किया है हमने जीन का एम्प्लीफिकेशन किया, ये जीन इतने सारे जीन बन गए। एक ही वेक्टर नहीं लेते, ये कटोरी में वेक्टर ले लिए बहुत सारे, इसमें सारे के सारे उल्टे कर दिए। क्या सारे के सारे इसमें ट्रांसफर होंगे क्या, कुछ होंगी कुछ नहीं भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ये जीन है और ये वेक्टर है सारे के हो गए ट्रांसफर, उसमें कुछ हुए कुछ में नहीं हुए। ठीक है, तो वो भी हमें देखना, हमें वही सेलेक्ट करना है ना कि किसमें है किसमें नहीं है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वही सेलेक्ट करने जा रहे हैं यहाँ से कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है, यानी कि किसके पास डिजायर्ड डीएनए है किसके पास नहीं है। समझ रहे ना हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हमने ये डिजायर्ड डीएनए, ये हमारे पास प्लाज्मिड आ गया, इसमें अब वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली पावर खत्म हो गई। पहले ये एम्पिसिलिन के लिए क्या था, रेजिस्टेंट था, लेकिन रेजिस्टेंट कैसे खत्म हो गया, जैसे ही हमने एम्पिसिलिन को तो हटा दिया, उसकी जगह पर क्या डाल दिया, डिजायर्ड डीएनए, यानी कि कोई अलग कैरेक्टर वाला डीएनए हमने जीन ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब इसके लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट खत्म हो गया। ठीक है, तो अब सिंपल सा क्या कर रहे हैं हम कि हमने जो जो होस्ट जो सेल जो हमने बनाए जो उनको हमने क्या किया, एम्पिसिलिन मीडियम पर रखा, इस मीडियम पर रखा, एम्पिसिलिन मीडियम पर रखा, और दूसरा हम इसको कौन से मीडियम पर रखेंगे, तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर रखेंगे। एक तो एम्पिसिलिन मीडियम हो गया और दूसरा टेट्रासाइक्लिन मीडियम हो गया। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन मीडियम पर हम उनको रखेंगे। जैसे इसको एम्पिसिलिन मीडियम पर रखेंगे इसको, तो क्या ये ग्रोथ करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये एम्पिसिलिन के लिए क्या है, सेंसिटिव है। तो इस एम्पिसिलिन मीडियम पर इस सेल की इस प्लाज्मिड की ग्रोथ नहीं होगी। और अगर हम इस पे रखेंगे टेट्रासाइक्लिन पर, तो क्या होगी, इसकी ग्रोथ होगी इस सेल की। अगर इसको टेट्रासाइक्लिन पे रखोगे आप तो इसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन का कोई असर नहीं है, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन इसमें अभी भी है, तो ये तो इस पे तो ग्रो करेगा और इस पे इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो आप पहचान जाओगे ना, आपने दोनों मीडियम ले लिए, दोनों मीडियम पे रख दिया, जिस पे ग्रोथ रुक रही है वो तो क्या है, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या करेगा, ग्रो करेगा। सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा देखो हम इसी एम्पिसिलिन को ही कंसीडर करते हैं, चलो टेट्रासाइक्लिन को छोड़ दिया हमने, एम्पिसिलिन पे रखा हमने। अब देखो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस इसमें खत्म हो गया था, अब तो जिसमें डिजायर्ड डीएनए नहीं होगा वो अभी भी क्या है, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, तो रिकॉम्बिनेंट की ग्रोथ तो क्या हो गई, यहाँ पर रुक गई, रिकॉम्बिनेंट की ग्रोथ रुक गई, नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेशन किसका, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसकी वजह से हम करेंगे तो सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से, समझ गया ना। तो हमने जब डिजायर्ड डीएनए एम्प्लीफाइड कराया था जिन फ्रेगमेंट्स को, ठीक है, उनको फिर हम क्या करते हैं, वेक्टर डीएनए में ट्रांसफर करते हैं। तो सारे के सारे को ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो उसको फिर हम ऐसे हम उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म सेल का सिलेक्शन इस तरह से किया जाता है।
सेलेक्टेबल मार्कर के यूज से। समझ गया ना यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं? प्लाज्मिड डीएनए, वेक्टर डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे ही स्टेप सारे पूरे हो जाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, और है कि हम पढ़ गए हैं तो जीन ट्रांसफर करवा रहे हैं, एक नया स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। चलिए होमवर्क ले लीजिए यहाँ तक। होमवर्क ले लीजिए। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर टेक्निक। सेकंड क्वेश्चन आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और तीसरा है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखिए ये तीनों क्वेश्चंस हैं, डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। ओके आपको नंबर दे रखे हैं, उसमें भी डाउट